हम जब बटेंगे तो कटेंगे। और ये इतिहास भी है कि जब भारत बटा तो 15 लाख से अधिक हिंदू कटे। तो दिल्ली की जो दुर्दशा है, मोहल्ला क्लिनिक का उन्होंने बड़ा बखान किया। मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला कर दिया, जल बोर्ड में घोटाला कर दिया, पाठशाला की जगह मधुशाला खुलवा दिया, गलत पार्टी में सवार हो गए। तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने शराब के लाइसेंस बांटने में घोटाला किया। लोगों को आवास उपलब्ध कराए तो उसमें हिंदू मुसलमान किया क्या? शौचालय उपलब्ध करा उसमें हिंदू मुसलमान किया क्या? खाद्यान्न उपलब्ध करा उसमें हिंदू मुसलमान किया क्या? केजरीवाल जैसे झूठे लोगों से पूछ के नहीं किया जाता है। मदरसों के कोर्स में अगर बम बारूद नहीं बरामद है तो मुझे कृपा करके बताइए ना। हीरोइन तो देखिए समय समय के साथ कभी रेखा बहुत अच्छी लगती थी, हेमा बहुत अच्छी लगती थी। हमारे अवध में कहा जाता है टिटिहरी को लगता है वो टांगे ऊपर करके इसलिए सोती है कि आसमान अगर गिरेगा तो मैं संभाल लूँगी। तो ये जो हैं इस्लामी मुस्लिम राजनीति के टिटिहरी हैं श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी। दिल्ली चुनाव के नतीजे आ गए हैं। सच में ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आज हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो बड़े शालीनता से जवाब देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम शुक्ला जी, जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सर, सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि क्या आपको लगता था कि दिल्ली में बीजेपी की इतनी सीट आ जाएगी? नहीं, निश्चित तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे जिस तरह से प्रचार अभियान चल रहा था और जिस तरह से हमारे पन्ना प्रमुख से लेकर प्रधानमंत्री तक परिश्रम की पराकाष्ठा किए हुए थे और जिस तरह से श्रीमान अरविंद केजरीवाल के कुशासन से दिल्ली की जनता त्रस्त थी, उसका सेंटीमेंट साफ तौर पर बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिल्ली की जनता विधानसभा चुनाव में प्रचंड जनादेश देने के लिए तत्पर है। अच्छा, केजरीवाल से कौन चूक हुई जो बीजेपी ने उसका बढ़िया से निभाया और सत्ता में आ गई? केजरीवाल से चूक ही चूक हुई। केजरीवाल ने काम कौन सा किया? सवाल ये होना चाहिए। केजरीवाल जी ने कहा कि हम यमुना को अगर 5 वर्षों में न साफ कर दें तो यमुना जी को अगर साफ ना कर पाए तो हमें वोट मत देना। यमुना जी साफ नहीं बल्कि उनका प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया, 1365 किलोमीटर यमुना जी की कुल लंबाई है, उसमें सिर्फ 54 किलोमीटर यानी 2% जो है यमुना जी दिल्ली से होकर गुजरती हैं। और दिल्ली में प्रदूषण जो यमुना जी में पहुंचता है वो 76% है। जब पल्ला गांव में यमुना जी दिल्ली में प्रवेश करती हैं तब 2 ppm नाइट वहाँ जो है अमोनिया का स्तर होता है। और जब यमुना जी असगरपुर में दिल्ली को छोड़ती हैं तब 86 ppm यानी 43 गुना प्रदूषण दिल्ली शहर में यमुना जी में फैलाने का काम इनके कार्यकाल में हुआ। जब श्रीमान अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में आए थे तब वो खांसते हुए मफलर पहन कर आए थे, लेकिन 2025 की ठंडियों में हर किसी को खांसने के लिए दिल्ली में उन्होंने मजबूर किया। उन्होंने कहा था कि हम सड़कें जो हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड की बना देंगे। सड़कों की बदहाली कितनी बुरी है, आप दिल्ली के लुटियन जोन के अलावा किसी भी गली मोहल्ले में आप चले जाइए, सड़कों की दशा खराब। उन्होंने कहा कि हम हर घर में जो है पानी पहुंचा देंगे, हर घर में हर घर नल से स्वच्छ जल तो दूर है, नल में भी नाली का पानी आने लगा। तो दिल्ली की जो दुर्दशा है, मोहल्ला क्लिनिक का उन्होंने बड़ा बखान किया। मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला कर दिया, जल बोर्ड में घोटाला कर दिया, पाठशाला की जगह मधुशाला खुलवा दिया। तो दिल्ली की दुर्दशा करने में श्रीमान अरविंद केजरीवाल और उनके मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। तो जो केजरीवाल नहीं कर पाए, अब तो बीजेपी सत्ता में आ गई है, तो कब तक पूरा हो जाएगा ये काम? देखिए, समय तो लगेगा लेकिन निश्चित है कि दिल्ली प्रदूषण से मुक्त होगी, यमुना जी साफ होंगी, सड़कें जो हैं बेहतर होंगी, हर घर में नल से जल। सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो पूरे देश में हर घर नल से जल पहुंचाने का संकल्प लिए हुए हैं। दिल्ली में झुग्गी वासियों को अपने हक का मकान मिलेगा। और ये सारे जो संकल्प हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे। और देख लीजिए, मोदी जी का रिकॉर्ड है, 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने संकल्प पत्र में जो बातें की थी उसमें से 99% संकल्प पूरे किए 2019 तक, और 2019 में जो संकल्प लिए थे उसमें 96% पूरे किए। तो दिल्ली में भी जो संकल्प लिया गया है उसको 100% पूर्ण करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही काम होगा। अच्छा, एक अवध ओझा जी हैं जो मुन्ना भैया का जिक्र करते थे
वो चुनाव हार गए, रुझान आते उन्होंने हार मान ली, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, अवध क्या ओझा उन्होंने जी चुनाव लड़के गलत किया? अवध ओझा जी कोचिंग क्लास चलाते थे जी। और बहुत लोकप्रिय भी थे। लेकिन अवध ओझा चुनाव लड़ने की जल्दीबाजी में गलत पार्टी में सवार हो गए और उसका परिणाम उनको सोचना चाहिए था कि जिस सीट पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्रीमान मनीष सिसोदिया खुद भागे चले जा रहे हैं, तो वो सीट उनके लिए कहाँ से सुरक्षित होगी। खैर, उनका अपना निर्णय है। अब वो राजनीति में क्यों आना चाहते थे, राजनीति में आने के उनके सिर्फ चुनाव लड़ने तक ही उनका लक्ष्य था या कोई और आगे बातें हैं, ये तो अवध ओझा स्वयं जाने। क्या वो उस पर टिप्पणी करने को बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के विचारों को जब कोई स्वीकार करता है तो हमारा नेतृत्व उस बारे में फैसला लेता है। जी। अच्छा, कहा जा रहा है कि आतिशी को सीएम बना देने से आपका पूरा खेल बिगड़ गया और केजरीवाल की जेल जाने से पूरा खेल बिगड़ गया, क्योंकि केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो भ्रष्टाचार का ही मुद्दा उठाकर आए थे, लेकिन उसी में संलिप्त पाए गए, ऐसा बीजेपी का आरोप है। देखिए, बीजेपी का आरोप नहीं है, प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ आरोप नहीं है, ये उनके खिलाफ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने जो आरोप पत्र दायर किया है, और कोई भी आरोप पत्र बिना प्रथम दृष्टया प्रमाण के दायर नहीं हो सकता है। तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने शराब के लाइसेंस बांटने में घोटाला किया, यह सबके सामने सत्य है। श्रीमान अरविंद केजरीवाल की सरकार घोटालों में आकंठ डूबी हुई थी, यह सत्य है। और ये बात जानिए अवनीश कि पुलिस किसी को या कोई जांच जैसी किसी को किसी आरोप पे गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद उसकी हिरासत देने का जो अधिकार है वो अदालत के पास होता है। और अदालत जब तक किसी भी मामले में प्रथम दृष्टया प्रमाण से संतुष्ट नहीं होती है, तब तक वह हिरासत किसी को देती नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल को हिरासत देना, उनके खिलाफ चार्जशीट को जो है मंजूरी देना, ये सब इस बात का प्रमाण है कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल, श्रीमान मनीष सिसोदिया और उनके साथियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं। ये मेरा सवाल हो सकता है बहुत कठिन पड़े आपको, दिल्ली में सीएम कौन होगा बीजेपी की तरफ से? ये तो हमारा विधायक दल तय करेगा। अब जब तक विधायक दल की बैठक नहीं आउट होती, उस बारे में जो है कोई ज्योतिषी ही अनुमान लगा सकता है, राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं लगाएगा। कहीं मध्य प्रदेश जैसे हुआ था, कहीं ऐसे भी होने वाला है क्या यहाँ? देखिए, ये तो राजनीतिक कार्यकर्ता इस पर क्या अनुमान लगाएगा, तो ज्योतिषी ही इस पर परिणाम दे सकता है। फलादेश जारी करने का जो कार्य है वो ज्योतिषियों का है। इस बार दिल्ली में बीजेपी ने बड़ा खेला किया है। लोग कहते थे कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देती, लेकिन दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल्य हैं, लेकिन वहां पर बीजेपी सीट निकाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के सूत्र पर राजनीति करती है। अब अगर अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष करके मुसलमान, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही उनके विकास के लिए कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आवास उपलब्ध कराए, तो उसमें हिंदू मुसलमान किया क्या? शौचालय उपलब्ध करा, उसमें हिंदू मुसलमान किया क्या? खाद्यान्न उपलब्ध करा, उसमें हिंदू मुसलमान किया क्या? आयुष्मान योजना दी, उसमें हिंदू मुसलमान किया क्या? हम किसी भी योजना में किसी भी प्रकार का धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, भाषा के आधार पर भेद नहीं करते। और अगर इस बात को इस देश की अधिकांश वर्ग अगर स्वीकारते हैं, तो यह इस देश के जो है सामाजिक और राजनीतिक जीवन के लिए बेहतर है। अच्छा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में सीएम योगी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, पीएम मोदी ने भी कहा था कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो इसको किस नज़र से देखते हैं, किसके लिए था ये? देखिए, तो संविधान हमारा जो भारत का जो संविधान है, उस संविधान का जो प्राकथन है, प्राकथन का सूत्र ही यही है कि हमारी जो है अनेकता में एकता करनी है, और जब हम जब बटेंगे तो कटेंगे। और ये इतिहास भी है कि जब भारत बटा तो 15 लाख से अधिक हिंदू कटे, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, हिंदुओं के मकानों को आग लगाई गई, हिंदुओं को लूटा गया, ये तो सत्य है। और जब जब हम बटे हैं, जब जब हिंदू मुसलमान के आधार पर हम बटे हैं, भाई मुंबई में बम कांड हुए तो कटे कि नहीं कटे, दिल्ली में बम कांड हुए कटे कि नहीं कटे, कश्मीर में जो है हिंदुओं के खिलाफ मस्जिदों से फतवे निकले तो कटे कि नहीं कटे, बंगाल में जो है आए दिन मुर्शिदाबाद, मालदा, यहाँ काटने का कुकृत्य होता है कि नहीं होता है। तो जब जब हम धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, पंथ के आधार पर बंटते हैं तो कटते हैं।
तो ये बंटवारा बंद होना चाहिए, यही योगी जी का कहना है। और एक हैं तो सेफ हैं, यही मोदी जी का कहना है। यह तो जो है भारत के संविधान की आत्मा का प्राकट्य है। अच्छा, अयोध्या में क्या चूक हो गई थी कि हार गई थी सीट वहां से लोकसभा की, लेकिन मिल्कीपुर में जीत गई? देखिए, एक बार काट की हानि चढ़ती है। काट की हानि लोकसभा चुनाव में चढ़ाने का कुछ लोगों ने प्रयास किया, कुछ भारतीय जनता पार्टी 2-4-10 सीट ज़्यादा जीत गए। वो भी ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी हार गई भाई। 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई और 43 सीटें जो हैं सारा कुल मिला के जो है वो इंडिया अलायंस को गई। उसके बाद जब लोग चैतन्य हुए, जागृत हुए, तो 10 विधानसभा में से 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जनादेश आया। यह इस बात का संकेत है कि बटेंगे तो कटेंगे को स्वीकारा गया, एक है तो सेफ है को स्वीकारा गया। चुनाव के बीच कहा जाता था कि सीएम योगी को हटाया जाएगा, क्या इसका प्रभाव दिखा था क्या अयोध्या की सीट पर? कभी नहीं। लोग जानते हैं कि यहाँ पर किसी को हटाने का निर्णय जो है केजरीवाल जैसे झूठे लोगों से पूछ के नहीं किया जाता है। केजरीवाल जैसे लंपट जो हैं खुद हट गए, जनता ने उनको हटा दिया। योगी जी आज भी वहाँ मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल कूड़ेदान में चले गए। अच्छा, वक्फ बोर्ड को लेकर खूब चर्चा हो रही है, महाकुंभ में वक्फ बोर्ड वाले दावा कर देते हैं कि हमारी ज़मीन है, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, वक्फ बोर्ड को इन्होंने भू माफिया बनाने का कुकर्म कर दिया है। अब बताइए, जो हजारों हजार वर्षों से इस्लाम का प्रादुर्भाव होने के पहले से जिस प्रयागराज के तट पर कुंभ होता है वह वक्फी ज़मीन हो सकती है क्या? मुनि पराशर का इतिहास और पैगंबर मोहम्मद के इतिहास से प्राचीन कौन है? प्रयागराज कोई आज से नहीं कहा जा रहा है ना वो नाम। हमारे यहाँ जो है वेदों शास्त्रों में जो है प्रयागराज का जिक्र है। पैगंबर मोहम्मद का जो अवतरण है वो तो 7वीं सदी का है, उसके पहले से वहाँ कुंभ है, प्रयागराज तीर्थ तब से है। तो ऐसे में जो है किस तरह से भूमि कब्जाने का एक जरिया वक्फ बोर्ड बन गया है यह साबित हुआ। और ऐसे किसी भू माफिया को भारत की सरकार भारत के संविधान और कानून के तहत पालन पोषण नहीं कर सकती है। ऐसे माफिया का अंत सुनिश्चित है। इसलिए जो है वक्फ बोर्ड के अधिनियम में संशोधन का विधेयक संसद में प्रलंबित है। तमाम धर्मगुरु मुद्दा उठा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए, क्या बीजेपी बनाएगी सनातन बोर्ड? ये देखिए, उनकी मांग है। सनातन बोर्ड की आवश्यकता कितने है इसकी मूल्यांकन किया जा सकता है। आपको कितना लगता है कि ज़रूरत है सनातन बोर्ड की, बनना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे यहाँ जो पहले से ही मंदिरों को जो है दान देने की परंपरा है, हम इस्लाम की कॉपी नहीं कर सकते। हम किसी भी धर्म की अच्छाइयाँ ले सकते हैं, लेकिन किसी एक जगह से जो है बुराई का सागर बह रहा हो उसी को आप अपने यहाँ स्वीकार करें आवश्यक नहीं है। अच्छा, जो अवध ओझा को हराए हैं नेगी जी, वो अब चुनाव जीतने के बाद हर रेहड़ी पटरी वाले के पास जाते हैं, भगवा झंडा लगाते हैं और जय श्री राम बुलवाते हैं और नाम पूछते हैं और जाति पूछते हैं। तो इसको किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि मुस्लिम बाहुल इलाकों में भी बीजेपी की जीत हुई है और आप जाके पूछ रहे हैं कि आप मुस्लिम हैं या हिंदू हैं, जय श्री राम बोलो, झंडा लगा देते हैं, कितना उचित है ये? वो पहले से ही कर रहे हैं पहली बात, और विशिष्ट स्थिति में कर रहे थे। क्या है वो कि आप जो है अपना नाम छिपाकर सब्जी क्यों बेचना चाहते हैं? आप अपना नाम छिपाकर खाद्यान्न क्यों बेचना चाहते हैं? जब ये सामने आ चुकी है बात कि कुछ लोग भोजन में थूक कर भोजन परोस रहे हैं, जूस में पेशाब करके जूस पिला रहे हैं, तो ऐसे में समुदाय विशेष के प्रति लोग ये सतर्क होना चाहते हैं, तो गलत क्या है? और आपकी जानकारी के लिए भाई, जो गुमास्ता एक्ट है वो बहुत पुराना है। गुमास्ता एक्ट में हर फेरी वाले को अपना नाम बताना आवश्यक है। गुमास्ता एक्ट में हर दुकान वाले को उस दुकान के जो भी मालिकान हैं उनका नाम घोषित करना, और अगर कोई संचालित कर रहा है तो उसका नाम घोषित करना अनिवार्य है। तो कानून के पालन की ही तो बात हो रही है। इसमें संविधान सम्मत कार्यों पर जो है कुछ लोगों को पीड़ा क्यों होती है? अगर किसी यूनुस को श्री राम के नाम पर दुकान चलानी है तो श्री राम में आस्था व्यक्त कर दे, घर वापसी कर ले, आए गायत्री मंत्र जो है हम लोग पढ़ के गंगा जल छिड़क दे, आ जाए घर में वापस। आपको जो है श्री राम के नाम पे धोखा देना है लोगों को, वो भोले शंकर के नाम पे धोखा देना, चलाइए ना बिस्मिल्लाह के नाम पे दुकान, किसने आपको रोक रखा है?
अच्छा, मैं एक सवाल विस्तार से जानना चाहता हूँ कि आपकी राजनीति में एंट्री कैसे हुई और आपके मन में क्या ख्याल आया, बीजेपी ज्वाइन किया आपने? मैं तो लंबे समय तक मैं पत्रकारिता से जुड़ा रहा, हालांकि राजनीतिक समाचार पत्र का संपादन मैं करता था। तो राजनीति जब आप राजनीतिक समाचार पत्र का संपादन करते हैं तो राजनीति में आपका जो है संलिप्तता स्वाभाविक हो जाती है। कालांतर में मेरे ध्यान में है कि हिंदुत्व पर अगर कोई दल पूरी निष्ठा के साथ टिका हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी है, और हिंदुत्व का अगर किसी के मार्गदर्शन में उत्थान होना निश्चित है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो उनके नेतृत्व को स्वीकारते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, और मेरा पहला राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं और बीजेपी के कई प्रवक्ताओं ने भी कहा कि मदरसे में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, उनके मन को भरा जाता है, हिंदुओं के खिलाफ जहल घोला जाता है। नहीं है, बहुत सारे मदरसों के कोर्स में तो पाया गया है, और बहुत सारे मदरसों में बम बारूद बरामद हुए हैं। मदरसों के कोर्स में अगर बम बारूद नहीं बरामद हैं तो मुझे कृपा करके बताइए ना। ये जो है डेनियल पाइप्स की रिपोर्ट है, वो बारंबार कहते हैं डेनियल पाइप्स कि सारे देवबंदी मदरसों के कारण ही पाकिस्तान में आतंकवाद का उद्भव हुआ। ये सिर्फ भाजपा के प्रवक्ता नहीं कह रहे हैं, ये तो डेनियल पाइप कोई भाजपा का प्रवक्ता है, FBI कोई भाजपा की प्रवक्ता है, CIA कोई भाजपा की प्रवक्ता है। ये तो तमाम आतंक विरोधी एजेंसियां वैश्विक स्तर की वो कहती हैं कि मदरसों से जो है आतंकवाद की तालीम दी जाती है। ये तो फैक्ट है। तो क्या मदरसों को बंद कर देना चाहिए? नहीं, जिन मदरसों में आतंकवाद की तालीम दी जाती है उनको बंद करना चाहिए। विपक्ष कुंभ को लेकर खूब बीजेपी पर हमलावर हो रहा है, कह रहा है कि पानी में लाशों को बहा दिया गया, सीएम योगी ने इतनी व्यवस्था की थी फिर भी भगदड़ मची। तो क्या लाशों का सही आंकड़ा नहीं दिया गया? लाशों का सही आंकड़ा दिया गया, और किसी के पास अन्य किसी लाश की तस्वीर हो तो कृपा करके ले आए। कपोल कल्पना के अतिरिक्त कुछ लोग गिद्ध भोज पर आमादा हैं, उनको कुंभ में कमियां ढूंढनी थी, उनको सनातन का विरोध करना था, उनको हिंदुत्व को कलंकित करना था। ऐसे लोग इस तरह की जो है अफवाहें फैला रहे हैं। इन अफवाहों को हिंदू समाज भली भांति जानता है, ऐसे गिद्धों को पहचानता भी है। अच्छा, दिल्ली चुनाव में योगी जी और हेमंत बिस्व शर्मा का कितना असर पड़ा था? देखिए, हमारे हर कार्यकर्ता, हर नेता का प्रभाव है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जितने राज्यों, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, योगी जी लोकप्रिय व्यक्ति, हेमंत बिस्व शर्मा भी लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस ने भी अच्छा प्रचार किया हमारे यहाँ, धामी जी ने भी प्रचार किया, मोहन यादव ने भी प्रचार किया, और हर किसी का प्रभाव पड़ा है। नायब सिंह सैनी ने प्रचार किया, उसका भी प्रभाव पड़ा है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि आपका बीजेपी में गुरु कौन है? भारतीय जनता पार्टी में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भगवा ध्वज ही गुरु है, विचार ही हमारा गुरु है। आरएसएस का कितना प्रभाव पड़ा था दिल्ली चुनाव में? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा जो है राष्ट्र के उत्थान के दायित्व का निर्वाह करने की दृष्टि से काम करती है, और राष्ट्रीयता की दृष्टि से निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक लोगों को प्रेरित करता है मतदान में शामिल होने के लिए, उसका सकारात्मक प्रभाव हमेशा मिलता है। अच्छा, और बजट चुनाव के आसपास ही पेश किया गया, हालांकि वो पेश होना ही था, तो उसका कितना प्रभाव पड़ा होगा दिल्ली चुनाव? देखिए, बजट की तिथि तो पहले से ही तय है, चुनाव की तिथि तय नहीं, वो निर्वाचन आयोग तय करता है। लेकिन जिस तरह से 12 लाख रुपए तक आयकर की सीमा में वृद्धि की गई, पहली बार मध्य वर्ग को इतना सशक्त किया गया, उसका निश्चित तौर पर लाभ जो है चुनाव में भी हुआ होगा। अच्छा, आपका नाम प्रेम है, मैं इसीलिए एक सवाल कर रहा हूँ क्योंकि प्यार का महीना चल रहा है, तो आप रोज डे, चॉकलेट डे कैसे मनाते हैं? नहीं, हम लोग यार प्रेम जो है वो प्रेम तो युग में मत मनाया जा सकता, डे में मनाया ही नहीं जा सकता। तो प्रेम को जो है अपने कबीरदास जी ने कहा है ना, पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ भया न पंडित कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो प्रेम जो है वो दिन में, सप्ताह में इस तरह नहीं मनाया जा सकता है। प्रेम आपके जीवन का अभिन्न अंग है। पसंदीदा हीरो आपका कौन सा है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। और हीरोइन? हीरोइन तो देखिए समय समय के साथ कभी रेखा बहुत अच्छी लगती थी, हेमा बहुत अच्छी लगती थी, माधुरी बहुत अच्छी लगती थी, दीपिका पादुकोण बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, मेरा एक फिर राजनीतिक सवाल है कि यूपी में किसको बेहतर मानते हैं, सीएम योगी या केशव प्रसाद मौर्य को? एक का नाम मैं जानना चाहता हूँ। भाई मुख्यमंत्री नहीं, नेतृत्व तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कानून एवं प्रशासन की वहाँ पर जो है दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जिस तरह से परिष्करण और परिमार्जन किया, वह निश्चित तौर पर जो है अनुकरणीय है सभी के लिए। योगी जी की मैं 5 जो अच्छाइयाँ हों मैं वो जानना चाहता हूँ आपसे। योगी जी त्यागी हैं, योगी जी अच्छे वक्ता हैं, योगी जी अनुशासन का
पालन करने वाले व्यक्ति हैं। योगी जी जो है कट्टर हिंदुत्व पर जो है पग पग चलने वाले व्यक्ति हैं, और योगी जी ईमानदार हैं। अच्छा, कांग्रेस में कोई ऐसा नेता था जिसकी आप नीतियों से थोड़ा भी खुश रहे हो? कांग्रेस में नरसिंह राव की नीतियों से खुश रहे कौन हैं। सी नीतियाँ थी? नरसिंह राव ने जिस तरह से आर्थिक उदारीकरण का निर्णय लिया और भारत को जो है एक आर्थिक संकट से मुक्ति दिलाई, वो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय कार्य था। और इजराइल के साथ उन्होंने जिस तरह से राजनयिक संबंध स्थापित करने का साहस किया, वह भी प्रशंसनीय है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को मुस्लिमों का ठेकेदार मान के चलते हैं, लेकिन दिल्ली में उनको पता चल गया। क्या कहेंगे उनकी राजनीति पर? क्या कहेंगे? हमारे अवध में कहा जाता है, टिटिहरी को लगता है वो टांगे ऊपर करके इसलिए सोती है कि आसमान अगर गिरेगा तो मैं संभाल लूंगी। तो ये जो है इस्लामी मुस्लिम राजनीति के टिटिहरी हैं श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी। उनके अकबरुद्दीन ओवैसी कहते थे, भाई हैं जो उनके, कहते थे कि 15 मिनट को पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे? वही पीठ दिखा देंगे वो, और कुछ नहीं दिखा पाएंगे। भाग खड़े होंगे। एक बार हिंदू समाज खड़ा हो गया ना, तो उनको यहाँ से दौड़ाएगा, मक्का तक उनको खड़े रहने की हिम्मत नहीं जुटेगी उनकी। हिंदू समाज जब तक जो है धैर्य रखे हुए, संयम रखे हुए है, तभी तक बकवास कर लें। एक बार हिंदू समाज ने तय कर लिया तो ध्यान रखना, परमाणु शक्ति संपन्न है हिंदू समाज। ऐसा भी लोग कहते हैं कि मक्का मदीना माकेश्वर नाथ हैं। अब देखिए, वो तो जांच का विषय है। उस पर उसका जो है जो कहता है उसके पास क्या प्रमाण है, उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अच्छा, कुछ दर्शक ये भी कह रहे थे कि भाजपा की जब से सरकार आई तब से मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाई जा रही है और हर जगह मंदिर खोजी जा भाजपा रही है। सरकार आने के बाद कौन सी मस्जिद तोड़ी गई? संभल का मुद्दा उन्होंने उठाया था। तोड़ी कौन सी मस्जिद गई? एक मस्जिद बताइए, एक मस्जिद का नाम बताएं जो भाजपा की सरकार में तोड़ी गई। अब जहाँ तक संभल की मस्जिद का मामला है, उस संभल की मस्जिद में 1979 तक प्रतिदिन जो है पूजा वहाँ होती थी। 1996 तक 94 तक जो है वहाँ लोग जो है उसको मंदिर मानते थे। आप एक तरफ तो कहते हो कि वर्शिप एक्ट 1991 माना जाए, 1992 माना जाए, और 1947 में जो स्थितियाँ थी उसी किया जाए, और 79 के बाद आप स्थितियाँ क्यों बदल देते हो? आप हर जहाँ आपके हित में रहेगा वहाँ वर्शिप एक्ट मानोगे, जहाँ नहीं रहेगा वहाँ वर्शिप प्लेसेस एक्ट नहीं मानोगे। ये नहीं चलेगा, अब्बा का राज नहीं चलेगा। अच्छा, महाकुंभ में कई लोग वायरल हो रहे हैं। मैं उस पर थोड़ा से हट के सवाल राजनीतिक से थोड़ा पूछना चाहता हूँ। हर्षा रिछारिया हो गई और मोनालिसा हो गई, जिनको फिल्म रातों रात मिल गई, तो इन पर आप क्या कहेंगे? ITN बाबा हैं। देखिए, वो कुंभ है, मानवता का कुंभ है, वहाँ भांति भांति के लोग आएंगे। 1989 के कुंभ में भी मुझे याद है चंद्रा स्वामी बहुत जो है हॉलीवुड की बहुत सारी हीरोइनें चंद्रा स्वामी के शिविर में आई थी, और चंद्रा स्वामी बहुत हाईलाइट हुए थे। तो हर कुंभ में जो है भांति भांति के लोग आते हैं, उनको भांति भांति का जो है कुछ, किसी को पुण्य का लाभ मिलता है, किसी को प्रचार का लाभ मिलता है। जी, ममता कुलकर्णी को लेकर क्या कहेंगे? उनके ऊपर आरोप लगा था। देखिए, हमारे यहाँ अजामिल जो है उसके भी तरने की कथा है। तो ममता कुलकर्णी जो हैं वो अगर कलयुग की अजामिल बनना चाहें तो किसी को आपत्ति क्या है? अच्छा, अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है 2029 में बीजेपी की तरफ से? देखिए, पीएम मोदी ही रहेंगे या कोई और? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनको शिरोधार्य कर रहा है, तब तक तो वही प्रधान। ऐसा कहा जा सकता था कि 75 साल के बाद रिटायर्ड कर दिया जाता है। किसने कहा? कहा नहीं, क्योंकि कई नेता थे। नहीं कहा किसने? भाजपा में लिखित नहीं है, लेकिन कहा गया था। भाजपा में सब कोई नियम ही नहीं है। भाजपा का नियम भाजपा बनाएगी ना, कोई और बनाएगा? तो भाजपा में इस तरह का कोई नियम भाजपा के नियमावली में अडवाणी को जैसे साइडलाइन कर दिया गया था, कब किया गया? कहाँ उनको लाया गया था फ्रेम तो भाई वो दो प्रधानमंत्री के प्रत्याशी 2009 में रहे। हर चुनाव में एक ही व्यक्ति रहेगा प्रधानमंत्री का प्रत्याशी, ऐसा नियम कहाँ है? अच्छा, सीएम योगी को अगर पीएम बनाया जाए तो आपके हिसाब से कितना अच्छा है? अगर मगर के कोई उत्तर देने का कोई औचित्य नहीं है। प्रत्याशी बनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा। जब तक वो इस तरह कोई निर्णय नहीं लेता, भाजपा का प्रवक्ता को उस पर कोई टिप्पणी करना जो है अनाधिकार चेष्टा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बेबाकी से दिए हैं। शुक्रिया सर।